हो जाते हैं, हाँ। यानी कि डिस्कनेक्ट है, ये पहचान है। ओके। और अगर आपके अंदर मेंटल लेवल पे आपको हर्ट फील हुआ है और पहचान होगी, अगर किसी ने कुछ कहा आप हर्ट हुए, अगर आप हर्ट हो गए तो फिर ये मेंटल है, ये स्विच ऑफ नहीं है। स्विच ऑफ का मतलब है कुछ भी नहीं आएगा। बहुत से लोग हर्ट होते हैं और उस इंसान के प्रति अब बुरी भावनाएं आने लगती है, नकारात्मक भावनाएं आएंगी, ये हो जाए, इसका वो हो जाए, तो आपका स्विच ऑफ नहीं हुआ सिस्टम, आपकी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं मेंटल लेवल पे। ये बहुत बारीक है, इसे अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। स्विच ऑफ की ब्यूटी क्या है कि कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको ऐसा लगेगा ये कौन, अजनबी हो जाएगा एकदम से, आपको अजनबी क्या मतलब पहचान ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आपकी आंखें तो पहचान रही है, दिमाग पहचान रहा है, पर हार्ट नहीं पहचान। और जो हार्ट के बुरा लेवल पे लॉस्ट एंड फाउंड में चला जाता है वो व्यक्ति। और वो तो ये बिहेवियर भी होता याद है नहीं रहता। एक्चुअल स्विच ऑफ। मैंने फील किया है भैया, और यो याद क्या ही नहीं है, रहता है। बिहेवियर भी याद नहीं रहता है, क्या खत्म हो हुआ था जाता है, वो भी याद कंफ्यूज नहीं है। होता है। हाँ बिल्कुल ये होता है, पूरा मेमोरी लॉस हो जाता है उसका। और ऐसा लगता है कोई था भी या नहीं था। मेरे साथ कई बार हुआ, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ ये सारी बातें, इसकी बारीकियां भी बता रहा हूँ। मानो अगर आपकी किसी के साथ प्रोफेशनल टर्म्स है तब भी ऐसे ही होगा। भैया हार्ट का तो हार्ट प्रोफेशनल और इमोशनल को नहीं जानता। हार्ट तो एक ही बात जानता है कि डिवाइन की कनेक्टिविटी है या नहीं। क्योंकि मेरे अगर साथ स्विच ऑफ हो गया, अगर किसी के प्रति आपके अंदर स्विच ऑफ हो गया है ऑटोमेटिकली, बिना माइंड लगाए, तो आप ये समझ लेना कि डिवाइन ने उसके प्रति अपना प्रेम स्विच ऑफ कर दिया। तभी तो आपको बता रहे हैं स्विच ऑफ हो गया। वो कह रहे हैं भैया मैंने भी स्विच ऑफ कर दिया, अब तू भी स्विच ऑफ का आनंद ले, तो इसमें माइंड मत लगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मूर्खता करते हैं कि स्विच ऑफ तो गॉड ने किया, लगे हैं अपना बनाने में, नहीं ऐसे और वैसे और वैसे। वो फिर आपको नुकसान ही होगा बहुत बड़ा। अगर शट डाउन हो गया सिस्टम और आप मेंटल लेवल पे उसे एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आपको लॉस होने वाला है। जब जब मेंटल लेवल पे होता है ना ये, तो हमारे अंदर ना वो चलता रहता है, हम भी परेशान होते रहते हैं कहीं ना कहीं, हर एग्जैक्टली समय। हाँ। और जैसे ही वो हार्ट से स्विच ऑफ होता है ना कनेक्शन, तो मतलब सामने से भी व्यक्ति गुजर जाए तो फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, फिर कुछ नहीं महसूस होता। लेकिन मेंटल लेवल पे होता है ना, तो वो इतना परेशान करता है ना, हमें बहुत परेशान करता है, हमें भी। उसने ऐसा किया, बिल्कुल ऐसा हुआ, ये हुआ, बहुत सारी चीजें चलती हैं। फिर वो उसे स्विच ऑफ नहीं कहेंगे, जिस फिर हम उसे कहेंगे कि आपने मेंटल लेवल पे कुछ कर लिया, स्विच ऑफ नहीं है। हाँ। स्विच ऑफ में तो सब बंद है, सप्लाई बंद हो जाती है, हाँ, टोटल हर प्रकार की सप्लाई। फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता अगर हार्ट से होता है तो। बिल्कुल। अभी 23 साल के जीवन काल में, ध्यान वाले जीवन काल में कितने ही स्विच ऑफ हुए, और आज भी स्विच ऑफ है, ऑन ही नहीं हुए दोबारा वो। और उनकी नहीं, स्थितियां नहीं मैंने होते। देखी बाद में, उन लोगों की मुझे तो पता ही नहीं चलता, अगर स्विच ऑफ हो गया है तो वो खत्म ही हो जाती है चीज। फिर बाद में लोग बताते हैं उसकी तो बड़ी दुर्दशा हो गई। मैं कहा भैया मेरी वजह से नहीं हुई है, वो गॉड ने ही स्विच ऑफ करके बता दिया था कि इसको मैं अपना प्रेम देना बंद करने जा रहा हूँ। और वो इसलिए बता रहे होते हैं, कई लोग बड़ी अकलमंदी दिखाते हैं कि गॉड ने तो प्रेम देना बंद करने का इंडिकेशन दे दिया, और आप लगे हो सामाजिकता निभाने में, नहीं नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भैया फिर झेलना पड़ता है बहुत तगड़ा। भगवान ने जब खुद आपको इंडिकेट कर दिया कि मैंने स्विच ऑफ कर दिया, तो आप अपना दिमाग लगा लगा के उसके साथ में कोई ऐसी चीज करने का प्रयास मत करो, ना समझाने की कोशिश करो, ना अपना प्रेम भाव दिखाने का प्रयास करो, ना सामाजिकता निभाने की कोशिश करो। अगर गॉड ने स्विच ऑफ कर दिया तो आप उसका भला नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप भला। और अगर आप ऐसे करोगे तो उसकी सजा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी तुरंत। ये भी एक खास बात वो तो है, ये फिर भी मैंने कट्ठेगा दौड़ के। है जी।
वो तो दौड़ के काटेगा फिर। बिल्कुल कटकना हो जाएगा, वो रेबीज वाला, हाँ बिल्कुल, फायदा ही हर नहीं बात कुछ पर फिर उसका। काटेगा। तो ये फिर बहुत सोचो कि बारीक भाई। सिम्टम्स हैं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से गौर करना पड़ेगा। ये बहुत महीन, बहुत ही सूक्ष्म सिम्टम्स आते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर इसको इग्नोर मत करो, वरना बहुत तकलीफ उठाओगे। मैंने देखा बड़े सहजी सामाजिकता निभाने के चक्कर में लग जाते हैं गड्ढे में, उसके साथ वो भी जाता है, वो भी जाता है। मेरा रिकॉर्ड है, जिसके जिसके लिए स्विच ऑफ हुआ वो दोबारा ऑन नहीं हो पाया। मतलब मैंने नहीं किया, मेरा इसमें रोल नहीं है, हुआ ही नहीं स्विच ऑफ, ऑन ही नहीं हुआ। क्योंकि स्विच ऑफ होगा तब जब कोई ऐसी हरकतें कर देगा वो जो ईश्वर को पसंद नहीं आ रही हैं। ये हृदयेश्वरी हाँ। बैठी है, वो आपके साथ ऐसी हरकतें करे जा रहा है, बोल रहा है, व्यवहार कर रहा है, और हृदयेश्वरी को अच्छा नहीं लग रहा। पहले आपके माध्यम से वो कहलवाएंगी भी, बात भी रखवाएंगी कि भैया देख लो, ध्यान रख लो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने अहंकार में डूबकर नहीं सुनेगा, तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ। ऐसा नहीं कि एक झटके में हो जाता है, पहले आपसे वो जिम्मेदारी निभाएंगी बकायदा, प्यार से, कि भाई ठीक है, थोड़ा सा देख लो। वो अपने अहंकार में अगर डूबा रहा तो फिर स्विच ऑफ ऐसा होगा तो खुल नहीं पाता फिर आसानी से। फिर तो उन्हीं की मर्जी से खुलेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और आप उसमें अपना माइंड चलाओगे तो फिर आपको बहुत नुकसान उठाने पड़ेगा। नुकसान मैं आर्थिक रूप से नहीं कह रहा हूं, आपको आत्मिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हम्म। और ऐसे में कभी आप गौर करना, जब आप स्विच ऑफ वाले स्टेटस में आपने महसूस कर लिया, और उसके बाद आपने अपनी मेंटल लेवल पे अपना दिमाग चला चलू के करने की कोशिश करी, तो आप देखोगे कि आपकी जो संवेदनाएं हैं ऊर्जा की, वो आपकी बहुत घट जाएंगी, वाइब्रेशन गायब होने शुरू हो जाएंगे आप। और आप हम्म। उदास, आप चिड़चिड़े, आप बेचैन, आप बहुत ही, एक कहना चाहिए ना कि आत्मविश्वास रहित, आत्मविश्वास भी डोलने लगेगा आप। ये खास बात पैदा होंगी आपके अंदर यदि आपने स्विच ऑफ स्टेटस को इग्नोर किया और अपना माइंड चला चला के नहीं मैं सामाजिकता निभा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो आप प्रसन्न नहीं रहने के, आप बहुत परेशान हो जाओगे अंदर से। हमारे बस का तो काम है नहीं भाई। हम तो क्योंकि जिसे जरा सा अगर भी। आप अब कनेक्टेड हो, अब आप जागृत हो तो आपने उन्होंने आपको इंडिकेशन दिया, आपने इंडिकेशन समझ भी लिया, लेकिन आपने इग्नोर किया, तो फिर वो कष्ट आपको झेलने पड़ेंगे। तो ये इस नहीं बात बस में अलर्ट रहने की बात है कि जब जिसके प्रति दिमाग में स्विच वो ऑफ आ हो जा। गया तो साइलेंट मोड में आ जाओ। जिसके प्रति अगर स्विच ऑफ हो गया तो बस साइलेंट मोड में आ जाओ, ना बुरा ना भला, कुछ भी हाँ। छोड़ो। वो डिवाइन डिस्क्रिप्शन के ऊपर हो गया है, यानी कि उसको आप, कहाँ से आवाज आ रही है, उसको आप डिवाइन डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दो, वो जाने, उनका नाम जाने, हमारा रोल खत्म। क्योंकि कोई अगर वो लिमिट पार कर जाता है ना, प्रेम के विरोध में आ जाता है, अगर कोई अपने अहंकार में, मान लीजिए आपसे कोई छोटी सी, आपने कुछ किया, अपने हिसाब से किया आपने, और दूसरे की निगाह में वो आपकी गलती हो गई, और गलती पर उसके हिसाब से गलती हो गई, और उसके हिसाब से उसने इस कदर रिएक्ट करके, इस कदर रिएक्ट किया कि वो प्रेम के विरोध में चला गया, परमेश्वरी के प्रेम के विरोध में हो गया, तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए। इसलिए मैंने आज बहुत इस डिटेल में जाकर बताया आपको। ये बहुत मिस्टेक करते हैं से, फिर बाद में दुखी रहते हैं, बाद में आपको परेशानी परेशानी उठानी पड़ेगी, अंदर अंदर आप दुखी रहोगे। रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, सहजी होते हैं, सब सिद्धांत सबके लिए एक ही है, स्विच ऑफ
तो परमेश्वरी की तरफ से ही होना है, चाहे वो संसारी हो चाहे वो सहजी हो, उसका कोई परिवर्तन नहीं है उसमें। और उसका एक ही नियम है, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। तो ये बहुत जरूरी पालन करने वाली चीजें होती हैं। अब परमेश्वरी चाहेंगी तो आपके अंदर से अपने आप ही परिवर्तन आएगा। आप बाहर से कोशिश मत करो कुछ भी करने की, वरना आप मुसीबत में आ जाओ। वो नजदीकी भी हो सकते हैं, करीबी भी और हो मेरा तो सकते हैं। अनुभव भी बड़ा अनोखा रहा है। बहुत से ऐसे सहजी रहे या आम संसारी जीवन भी रहे, पूरी हृदय के साथ मैं जो कर सकता था उनके लिए किया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन। फिर भी उन लोगों का अहंकार निकला और मैं अहंकार का शिकार हुआ उनको। कोई बात नहीं, स्विच ऑफ हो गया सिस्टम। अब उसके बाद उन्हें और ज्यादा अहंकार बढ़ गया कि स्विच ऑफ कैसे हो गया, क्योंकि अहम संतुष्ट नहीं होता ना। अहम संतुष्टि के लिए बहुत कुछ चाहिए। अहम जिसके अंदर है उसे दूसरे से बहुत कुछ चाहिए। दूसरा वो सोचेगा कोई क्षमा मांग ले भाई, कुछ भी नहीं किया आपने ऐसा, फिर भी आप क्षमा मांगो उनकी संतुष्टि के लिए, फिर भी आप करो। आपने 2 गज की दूरी बना भी ली तो उनका अहम और भड़क गया। अब वो ईर्ष्या में आकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जितना वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं, हर स्तर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जितना नीचे गिरते हैं और कुंठित होते हैं और ज्यादा नुकसान करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनका पतन होता चला जाता है। बहुत लोगों ने ऐसे कोशिश की, बहुत आप में से कुछ लोग जानते भी हो कि कुछ लोगों ने कैसी किस हद तक जाकर कोशिश करी है। लेकिन हमारा क्या हुआ, हमें क्या, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई। मैंने कहा ना आपसे कि कीचड़ में गिरे हुए लोगों को अगर आप उठाओगे तो कीचड़ आप पे लगेगा ही लगेगा 100%। और उसी स्तर तक जाना पड़ेगा। अगर कोई नाले में गिरा पड़ा है और नाले से आपको बाहर निकालना है तो आपको नाले में तो उतरना पड़ेगा ना। आप हवा हवा में से तो ऐसे उठा नहीं सकते किसी को। तो ठीक है भाई, इस बात की सजा मिल रही है, कोई बात नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमारा हृदय तो साफ है ना हर स्तर पे। लेकिन लेकिन अगर स्विच ऑफ हो गया है तो फिर कुछ नहीं होता। फिर फिर मैं कुछ नहीं कर सकता अगर स्विच ऑफ हो गया। ये सारे कार्यक्रम तब तक हुए हैं जब तक स्विच ऑफ नहीं हुआ है। अब स्विच ऑफ क्यों नहीं हुआ है कि जहां तक भी करना है परमेश्वरी ने कराया, जिस हद तक भी करा सकते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे कि आप में से बहुत से लोगों ने इस लेवल तक लोगों की सहायता की होगी जिस लेवल पे लोग सोच नहीं सकते। आप लोग भी करते रहे होंगे अपने जीवन में, और जब उन्हीं के द्वारा आप प्रताड़ित हुए आपको कैसा लगा होगा, रियलाइज कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि आप अपने अंदर के सिस्टम को देखो कि स्विच ऑफ हो गया है, फिर सामाजिकता और सहजता निभाने का प्रयास मत करना। आपको नहीं नहीं ये तो सहज ही है, ये तो सहज ही है, हाँ हम ये कर दें हम ये वो कर दें हम नहीं। स्विच ऑफ होने के बाद आपके लिए वैलिड ही नहीं है वो चीज। आप ये बताइए, जिस जिस सिम का कनेक्शन कट जाता है उससे बात कर पाते हो क्या? बताओ। नहीं। कितना ही हेलो हाय कर लो, कम्युनिकेशन तो नहीं होगा ना। स्विच ऑफ, कट गया कनेक्शन स्विच उसका सिम का। तो ऐसे ही जब स्विच ऑफ है तो उस व्यक्ति का डिवाइन कनेक्शन कट चुका है। उसी के इंडिकेशन आपके अंदर स्विच ऑफ के रूप में आ रहे हैं। आप पंगा लेने की कोशिश करोगे तो फिर आप ही जानो। और जो अहंकारी होगा, आपके स्विच ऑफ होने पे अगर आपने 2 गज की दूरी बना ली तो अहंकारी इंसान आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसके अहंकार को ये संतुष्टि नहीं होने की
उसे तो बदला लेना है इस चीज का कि आपने ऐसे कैसे दूरी बना ली, क्योंकि आपसे उसे लाभ भी हो रहा था ना, उसकी कुछ भावनाएं तुष्ट हो रही थी। आपने दूरी बना ली, अब आपका शत्रु हो गया वो, अब आपसे शत्रुता निभाने की पूरी जान लगा देगा वो। पर आप शांत रहो, करने दो उसे जो करना है। उसके बाद क्या होगा, और नीचे गहरे गड्ढे में गिर जाएगा वो। आप कुछ नहीं कर सकते ना आप उसे, क्योंकि आपकी तरफ से सिस्टम बंद हो गया। तो डिवाइन तो, जब डिवाइन ने उसका साथ छोड़ दिया तो भाई आप उसकी कैसे मदद कर दोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिवाइन ने आपको समझा दिया है तो आप छोड़ दो ना डिवाइन पे, जो भी करेगा वो जानेगा, आपको टेंशन मत दो। आपको नुकसान भी हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो अपने नुकसान की। आप इसलिए कंप्रोमाइज ऐसे घटिया इंसान से मत करो कि आपका नुकसान ना कर दे। छोड़ दो आप उसे, भाई जो चाहे कर ले। क्या कर लेगा, आपके जो जीवन में जो होना है वो तो होगा, इस वजह से थोड़ी रुक जाएगा होना आपके जीवन से, कारण तो बनेगा कोई ना कोई। तो इसलिए आप ये सोचकर कि ये मेरे लिए नुकसान ना कर दे, आप कंप्रोमाइज करो, आप उसकी चापलूसी करो, तो इसका मतलब आप डिवाइन के अगेंस्ट जा रहे हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द डिवाइन। तो फिर तो अब आप तो टारगेट पे आ गए रुद्रों और देवताओं की। ये है गंभीर बात, और ये बात जरूर समझनी चाहिए। जिसके साथ परमेश्वर ही है उसकी क्या चिंता करनी, और जिसके साथ नहीं है उसकी कैसे ठीक है। सहायता कर सकते हो आप, मुझे समझा दो तो मैं मान जाऊं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्क्रांति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। ये जो मोह होता है ना, ये जो सामाजिकता निभाने की बीमारी, डिजीज, ये सबसे बड़ी उत्क्रांति के मार्ग में बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। रियलाइज ही नहीं करते हैं बहुत सारे सैनिक। अब मान लीजिए किसी के सर पे शैतान ने कब्जा कर लिया और उसका व्यवहार बड़ा अजीब हो गया या खराब हो गया, अहंकार में लिप्त हो गया वो, या मोह में ग्रसित हो गया, या दुख में डूब गया। समझो बात, दुख में डूबना, किसी मोह में ग्रसित हो जाना, क्रोध से आच्छादित हो जाना, विवेकशीलता तो खत्म हो गई। ठीक है, तो आप उसकी मदद करने योग्य हो ही नहीं, ऐसे इंसान की आप मदद नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप ऐसे इंसान की मदद जो इन 4-5 तरीके की चीजों में डूबा हुआ है, क्योंकि उसकी विवेकशीलता नष्ट हो गई। और जिसकी विवेकशीलता नष्ट हो गई वो मदद करने योग्य ही नहीं रहता। वो तो अपनी मदद करने योग्य नहीं है, आप उसकी क्या मदद करोगे, मदद भी तो उसी की कर पाओगे ना आप, जो अपनी मदद करना चाहता है या इस स्थिति में है। कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, उससे कहो भाई देख ऐसा है, एक अपना हाथ आगे बढ़ा तो मैं तुझे निकालूं। वो कहेगा मैं तो हाथ भी नहीं बढ़ा सकता, तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, अब तेरा हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा तभी तो निकालेंगे। तो जब जिसकी विवेकशीलता नष्ट हो जाती है आप उसकी मदद नहीं कर सकते, और आप सामाजिकता निभाने के चक्कर में, करने के चक्कर में लग गए तो समझ लेना आपकी विवेकशीलता पे भी कुठाराघात तो हो ही चुका है, तभी तो आप ऐसी मूर्खता करने जा रहे हो। एक एक आतंकवादी है, आपके आपसे उसकी जान पहचान बड़ी अच्छी थी, घनिष्ठता रही, आतंकवादी हो गया, उसके बाद उसने कई लोगों को मार डाला, निर्दोष लोगों को। एक दिन पुलिस पीछा करते हुए उसका वो आपके घर आ गया। अब आप बताओ, आप उसे बचाओगे या पुलिस को बताओगे कि भैया ये यहाँ छुपा है, आप खुद ही डिसाइड कर। अगर आप उसे बचाने के चक्कर में लग गए तो समझ लो गई भैंस पानी में। आप प्रकृति के भी दुश्मन बने, आप परमात्मा के दुश्मन बने, आप मानवता के दुश्मन बने, आप समाज के दुश्मन बने, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी आएगी थोड़ी देर में। अभी कह रहे हो।
आपकी आवाज भी आ रही है। We don't know. You are mute. ओके। एक्चुअली ये लैपटॉप साथ नहीं देती ना, तो फिर वो समझ में नहीं आती आधी चीज कि उधर करूं कि इधर करूं। एनीवे, अब तो आ रही है। Yes. ओके। तो क्या था मैटर की विवेकशीलता नष्ट हो गई, तो फिर आप कैसे मदद करोगे उसको? जो नशे में हो, जिसने ड्रिंक ज्यादा कर लिया, या क्रोध में वो कांप रहा है, या मोह में डूबा हुआ है, या दुख में डूबा हुआ है, तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हो? किसी की मृत्यु हो गई और वो धाड़े मार मार के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, आपकी जो सांत्वना वाले शब्द हैं उसे समझ में आने वाले हैं क्या? ना में तो आने के नहीं। नहीं आएंगे। और अगर आप न- सांत्वना देने की कोशिश करोगे तो आपको ही कह देगा, तेरे नहीं मरा ना, तुझे इसलिए दुख नहीं। हाँ, और आप कहेगा। फिर वहां से उठ कर भाग लेंगे हम तो बस। तो चल ऐसे भाई। बिल्कुल साइलेंट रहो, बिल्कुल शांत। बहुत ज्यादा हुआ, आप उसे गले लगा सकते हो कि ठीक है भाई, रो रहा है, कोई बात नहीं। कई बार तो धक्का मार देते हैं, कोई गले लगाना चाहे धक्का मार दे, मैंने देखा है अपनी आंखों से। हाँ, हाड़े मार मार के चिल्लाएंगे, हाय ये हो गया वो हो गया, ठीक है भाई दुख लगा है, पर वो इस कदर वो उसमें डूब जाता है। और ऐसी मोहग्रस्त जो होता है, मोहग्रस्त इंसान भी वो नशा ही है, बहुत बड़ा नशा है। मोहग्रस्त इंसान कभी वो सही बात नहीं कर सकता कभी भी। अगर जिस जिसके प्रति वो मोहग्रस्त है, आपने उससे संबंधित कोई सलाह भी दे दी ना, आपको काटने दौड़ेगा, वो पटकना हो जाएगा एकदम। जिस हाँ, चीज से उसे लगेगा ना कि तेरा जो मोह है थोड़ा कम हो रहा है आपकी बात से, तो बस वो आपका शत्रु है, समझ लेना। हाँ, तो जैसे अक्सर ये मदर इन लॉस के केस में होता है। क्या? मदर इन लॉस के केस में होता है, वो इतनी मोह ग्रसित होती है कि बहुओं को शत्रु ही समझती है। ये क्योंकि उन्हें देख। लगता है उनका बेटा उनके हाथ से निकल गया। हाँ, या किसी और की इम्पोर्टेंस ज्यादा है तो वो बर्दाश्त नहीं होता। और पत्नी को ये लगता है ये तो मेरा कभी हो नहीं सकता, बेचारा फंस गया वो तो, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। उसे तो इधर भी सुनना, उसे उधर भी सुनना। बड़ी दुर्गति होती है भाई। अब आपने ये टॉपिक छेड़ा है तो बच्चों को आप थोड़ा सलाह ही दे दो। कैसे हैंडल करें। एग्जैक्टली। अब उनकी संतानों को कैसे हैंडल करेंगे जहां ये रस्साकशी चल रही है? क्या वो परवरिश दे सकते हैं अपनी संतानों को? एक तथाकथित वो बेचारा पति या बेटा एक बैड बुरी परवरिश का शिकार हुआ है, इसलिए वो पिस रहा है। माँ बाप ने सही परवरिश करी होती तो माँ बाप बेचारे को उसकी पत्नी के चक्कर में पीस नहीं रहे होते। माँ बाप ही पीस रहे हैं ना उसको, ये उलाने दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तू तो वाइफ का गुलाम बन गया। इधर वाइफ जो है उसके माँ बाप गड़बड़ है। माँ बाप ने पहले ही रॉन्ग ट्रेनिंग दे रखी है, अपने पति को मुट्ठी में रखियो, देखियो ज्यादा घर वालों पे खर्चा तो नहीं कर रहा। तो इधर लड़की जो है वो बैड परवरिश का शिकार है, इधर लड़का बैड परवरिश का शिकार है। अब इन दोनों की संतानें कैसी होंगी, सोचो थोड़ी देर के लिए आप। लड़की भी बुरी परवरिश का शिकार है, लड़का भी बुरी परवरिश का शिकार है। अब उन दोनों की संतानें हो जाती हैं, तो वो बच्चे कहाँ को जाएंगे जरा बताना, कौन सी कैटेगरी में आएंगे वो बच्चे? वो कोई भी हाँ, मैं तो घर से ही सीखेंगे जो सीखेंगे। सही सीखेंगे। तो ये सीखने का हाँ, वो सिलसिला तो। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। हाँ, मैं तो घर को देख के सीखेंगे हमारा क्या हो रहा है तो हम भी ऐसे ही हो जाएं बस।
तो बच्चे भी वैसे ही हम्म। होंगे, उन्हीं का तो रिफ्लेक्शन। हाँ, वो तो घर वालों की गलती भाई। तो ये कहानी है सच्ची। हाँ, सच्ची तो है। और इस सच्ची कहानी को सुनकर जिसे बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कितनी भयंकर कंडीशनिंग होगी, क्योंकि उसकी हम्म। कंडीशनिंग पे चोट पहुंच रही है इन बातों से, तो वो तो शत्रु बन जाएगा ना। हम्म। तो ऐसे ही मैं पता नहीं कितने लोगों का शत्रु भी हूँ आज की तारीख में। कितने लोगों का शत्रु हूं मैं, जबकि मेरी उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मैं तो जैसा हूं वैसे ही हूँ। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया, बस बहुत जागरण। गड़बड़ सिखा दिया। जिस कारण से ये सारी बातें आती हैं, देख लो क्या सिखाया मेरे को। इंसानियत से प्रेम करना सिखाया, सिखाया नहीं सिखाया, वो उनके जीन्स में आ गए वो चीजें शायद। और बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा दी मेरे माँ बाप। वो तो आपके भी माँ बाप है, मैं तो सीख पाया उनसे, आप क्यों नहीं सीख पाए? प्रश्न ये भी है। तो इसमें क्या गड़बड़ हुई है कि हमने इग्नोर किया, वो जो हमें सिखा रहे थे, हमने सीखना नहीं चाहा, इग्नोर किया। किस चक्कर में इग्नोर किया? जो कंडीशनिंग हम कैरी कर रहे हैं, हम्म। कंडीशनिंग जो कैरी कर रहे हैं, उनके चक्कर में हमने, ये जो डिवाइन माँ बाप हैं, उनसे हम कुछ सीखे नहीं। हम्म। और एक दूसरा पक्ष है, एक बच्चा है जो डिवाइन माँ बाप सिखा रहे थे वो सीख रहा था। एक ही काल में सिखाना शुरू किया उन्होंने, सबको एक ही तरीके से सिखाया। कुछ बच्चे अपनी कंडीशनिंग के कारण सीखने नहीं चाहते थे, और किसी कंडीशनिंग उसने रखी नहीं, उसने प्रायोरिटी नहीं दी, सारी कंडीशनिंग एक तरफ फेंको, माँ बाप जो बता रहे हैं उन्हें समझो। तो ये अंतर आ जाता है। तो ये जो अंदर का सिस्टम है, ये डिवाइन माँ बाप चलाते हैं। अगर इन्होंने हमें इंडिकेशन दे दिया स्विच ऑफ हो गया, तो आपको स्विच ऑफ ही मानना चाहिए। अगर आप इससे नहीं मानोगे तो आपको फिर कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि कष्ट वो ऐसे होंगे कि आपके अंदर इतने सारे कचरा भर जाएगा और आप उस कचरे में लिप्त हो जाओ। सबसे बड़ा नुकसान यही है कचरे का, क्योंकि जिसके प्रति स्विच ऑफ हुआ है, अब उसके अंदर का सिस्टम आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप सोच लो क्या होगा फिर। जो उसके ओह। अंदर चल रहा होगा वो आपके अंदर चल रहा होगा। आ गई ना, एक गले में चक्कर आपके पड़ गया ना। हम्म। एक वो पुरानी कहानी सुनी होगी आपने, एक जंगल में कुछ दोस्त जा रहे थे, और रास्ते में चलते चलते उन्हें जो है किसी को मिली तांबा मिला, तांबा। हम्म। उसने का तांबा मिला, चलो भाई तांबा उसने लिया, वो चल दिया अपने वापस। फिर आगे चले, किसी को चांदी मिली, उसने चांदी के, कुछ ने चांदी के सिक्के उठाए, वापस चला गया, यात्रा बंद कर दी। तो चलने वालों ने सोचा भाई ये तांबा मिला, चांदी मिली, सोना भी मिलेगा। चलो थोड़ी हम्म। देर बाद आगे सोना मिला, किसी ने सोना लिया, चल दिए। अब चलते चलते, अब जो जिसको सोना मिला उसने सोचा यार ये तो सोना लेके चला गया, तेरे को हीरे भी मिलने वाले हैं। हम्म। अब आगे चला तो उसने हीरे के चक्कर में आगे चला गया लोभ में। तो पता लगा एक आदमी बैठा हुआ था, उसके सर पर एक चक्र घूम रहा था गोल्डन कलर का। उसने कहा भाई इसके हम्म। अंदर हीरे लगे हुए, तेरे को मिलने वाला है। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो चक्र फट से उतरा, उसके सर पे आ गया। और उसने हम्म। कहा भैया बहुत बढ़िया हो गया, मैं कितने हजार साल से प्रतीक्षा कर रहा था कोई यहाँ आए तो मेरी जान छूटे। हम्म। अब वो तो जिसके पहले लगा था वो तो छूट गया, वो तो वापस आ गया, वो बेचारा वहां बैठा हुआ है, वो हिल भी नहीं सकता वहां से, उसी जगह बैठा हुआ है। वो किसी लोभी के इंतजार में बैठा है, लेकिन उसका चक्कर वहीं पड़ा हुआ है, वो परेशान है, वो इसके चक्कर गला से निकल नहीं पा रहा। तो ऐसे ही इंसान की जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग के चक्कर, लोभ के चक्कर में, वो जो डिवाइन माता पिता हमें अंदर से सिखाते हैं ना, हम सीखते नहीं।
और वो वाली बातें अगर डायरेक्ट सीखना नहीं भी चाह रहे तो परमेश्वरी ने माध्यमों की व्यवस्था कर, अनेकों माध्यमों के जरिए आपको वो चीज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। फिर आप उसे फिर भी इग्नोर कर दोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो बस क्या बताएं क्या होने वाला है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो स्विच ऑफ हो जाता है। अगर आप एक माध्यम हो किसी के, आपका सिस्टम एक्टिव है तो आपके अंदर स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर आप उसमें पंगा मत लो जाते। घर घर में बीमारी फैली हुई है, स्विच ऑफ होने के बाद ही पंगे लेते हैं, तो वो फिर चक्कर जो आपके गले में पड़ जाता है। अभी मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था ना कि बड़ा आश्चर्य होता है, लोग एक बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, फिर जिसकी बुराई हो रही होती है उसको पता लग जाता है, वो फिर बुरा भला कहता है। लेकिन बुराई करने वाले लोग जब सामने आते हैं तो फिर मीठी मीठी बातें करने लगता है। यानी कि उनके गले में वही चक्कर हैं और निकलने के नहीं वो। और वो उसी साइकिल के अंदर पड़े रहेंगे और ऐसे में एंड हो जाएगा लाइफ का। उत्क्रांति तो बहुत दूर की बात है। हम लोग तो उत्क्रांति की बातें करते भी हैं, मुझे तो लगता है हजारों लाखों सहजी ऐसे होंगे जो उत्क्रांति की बात नहीं कर पाते। वो अभी चक्रों की बात कर रहे होते हैं, चक्र पकड़ गए, नाड़ी बैलेंस करनी है, ये करनी है, अभी इसकी बात कर रहे हैं आज भी। तो चक्कर पड़ गया ना उनके गले में। अब ये चक्र क्यों पकड़ रहे हैं अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अगर लोभ है तो चक्र पकड़ेंगे, लोभ नहीं है तो चक्र नहीं पकड़ेंगे। नट शेल में फिनिश, एक ही लाइन। अब डिसाइड कर लेना, चक्र अगर फंस रहा है उधर का ही लोभ है हमारे अंदर कहीं ना, उसी रीजन का लोभ है, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ लोभ हो। लोभ है तो चक्रों की पकड़ है। या फिर झूठ है, आप झूठ बोलते हैं, जिस विषय के लिए झूठ बोलेंगे वहीं का चक्र पकड़ जाएगा। अब झूठ क्यों बोलेंगे, बात फिर वही आती है, कोई लोभ होगा तभी झूठ बोलेंगे। क्यों प्राची, है ना बात सही? जी गलत तो नहीं भैया। कहा मैंने? नहीं। अच्छा, एक एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपसे, एक सब लोग आपने चिंतन करके देखें कि भाई मोह है किस लिए, मोह कारण क्या है उसका। जरा मोह की जड़ में जाके देखो, चिंतन करो। जिस चीज का लोभ है, जिस चीज का मोह है, वो है क्यों आखिर? अहंकार, ये मेरा है। हाँ, वो तो आधिपत्य आ जाएगा। पहले तो पहली अवस्था में तो अटैचमेंट होगा, लोभ होगा, पहले लोभ होगा, फिर अटैचमेंट होगा, फिर आधिपत्य आएगा। लेकिन लाभ, असली वजह क्या है इसकी मोह की? कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा होता है, या फिर कुछ तो सेटिस्फाई हो रहा होता है कि आपके उस काम करने से, कि उसके रिटर्न में कुछ मिल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो अटैच होता है उस चीजों से। जो एक्सपेक्टेशन एक हिडन होती है, कई बार हमको पता भी नहीं चलती, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो एक एग्जैक्टली exactly. अटैचमेंट होती है, डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। जैसे वो जो बच्चों का आपने पूछा ना, बच्चों के प्रति मोह क्यों होता है, तो मुझे वही लग रहा था जैसे आप बच्चे से बहुत प्यार करते हो और बच्चे के लिए आप एक वर्ल्ड हो, वो आप ही को खोजेगा, आपको आके छुएगा, प्यार करेगा। तो वो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है। एक तो वो जब वो इनोसेंस लेवल में है तो जॉय है, सोर्स ऑफ जॉय है। बट जैसे ही वो ग्रो करता है हमें उस चीज की आदत हो जाती है और वो जॉय ऐसे होता है ये मेरा है, ये मिस ना हो जाए मुझसे कहीं, ये यही चीज है जो मुझे जॉय दे रही है, पर वो मोह में कन्वर्ट हो जाता है। अटैचमेंट जॉय कब देता है, जब कोई डेफिशिएंसी है अंदर। हाँ अगर मनो। आप मुंह हो तो आपको तो कोई जॉय नहीं आएगा अटैचमेंट से। हाँ, क्योंकि जब जैसे वो इंसान बड़ा हो रहा है उसे किसी ने वैसे प्यार नहीं किया, पर आज वो बच्चा उसे बहुत प्यार करता है तो उसे लगता है ये मेरा है और ये
अटैच हो जाता है कि ये अब मुझे दे रहा है, कोई ऐसा ना मुझसे छीन ले या ये कम हो जाए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और दूसरा मैंने पहले बताया था ना कि हम ही तो बच्चों में अपने आप को देख रहे हैं। हाँ, बच्चा सफर कर रहा है तो हम सफर कर रहे हैं, हम जो सफर कर रहे हैं हम खुद उसके रूप में हम खुद बैठे हैं और हम महसूस कर रहे हैं हमें ये नहीं मिल रहा, और वो भी इसलिए हो हम जाए। सफर कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपने बोला ना, उसे कष्ट होगा तो हमें भी हो जाएगा, तो हम उस चीज से भी डरते हैं। उसे नहीं कष्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट। एक एक कष्ट होता है आउट ऑफ लव। आप बच्चे का वेलफेयर चाहते हो, आप उससे कोई मोह नहीं रखते कि ये बड़ा होगा तो मेरा ध्यान रखेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मेरी चार चीजें ठीक कर लेगा। ये तो हो गया अटैचमेंट के कारण। आप एक आइडियल फादर मदर हो, आप बस उसको एक चिड़िया की तरह, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाने तक अपने पास रखती है, तो उस कंडीशन में आप वेलफेयर चाहते हो, हर हालत में वेलफेयर चाहते हो। यहाँ पर मोह नहीं होता, यहाँ आप उसके उसके अंदर अच्छे संस्कार डल जाएंगे अपने आप, क्योंकि आप अगर लोभी हो तो बच्चे के अंदर लोभ आएगा, आप अटैच्ड हो बच्चे के अंदर भी अटैचमेंट आएगा। वट एवर यू आर, द सेम थिंग विल हैपन इनटू देयर सिस्टम। बच्चों के अंदर वही घटित होगा जो आप। तो अगर आप उस तरीके से परवरिश रखोगे तो वो सब बिल्कुल बढ़िया, एकदम क्लीन हार्टेड बच्चे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। बच्चे अब्रोड भी चले जाएंगे, बाहर रहने लगेंगे, आप तड़पोगे नहीं, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा दूर चला गया। आप खुश हो कि आपकी जो जिम्मेदारी थी आपने पूरी की और बच्चे अपने मुकाम पर हैं और अपने मुकाम पे लगे हुए हैं। आप यहाँ पे आपको संतुष्टि महसूस होगी। आपको ये नहीं आएगा हाय मेरा बच्चा मेरे सामने क्यों नहीं है, इतने दूर चला गया। कुछ नहीं आएगा, बल्कि आप शांत होंगे, संतुष्ट होंगे और आपका वास्तविक प्रेम उनके हृदय को बांध के रखेगा। बच्चे मोहग्रस्त नहीं होंगे, बल्कि प्रेम से परवरिश होगी, प्रेम से पोषित हैं आप। वो ताकतवर होंगे, कमजोर नहीं होंगे, मरगिल्ले से नहीं होंगे, उनके हृदय में डर नहीं होगा होने का। क्योंकि जिसको प्रेम का पोषण मिल गया वो कभी भी डरपोक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम शक्ति भी है। अगर मोह से पोषित है तो अधमरे डरपोक और मरगिल्ले बच्चे आपके होंगे, एकदम डब्बू, हर चीज के खोने का डर, 24 घंटे डरे सहमे से रहेंगे, क्योंकि आपने मोह से पोषित किया है। प्रेम से पोषित बच्चे तो निडर होते हैं, आत्मविश्वास के धनी, भरा पड़ा है आत्मविश्वास उनके अंदर। समय समय पे आपसे बातचीत भी करेंगे, बाहर रहने के बाद भी कभी कभी बातचीत करते रहेंगे। आउट ऑफ लव वो भी प्रेम होगा, आपके अंदर भी प्रेम होगा। आपके बच्चे मोहग्रसित नहीं होंगे। ये कहानी हमारी ही से शुरू होती है और हम पे ही एंड हो जाती है। और ये कब होगा? जब आप कहोगे नहीं ये संतान मेरी नहीं है, परमात्मा ने मुझे देखभाल करने के लिए दी है, परवरिश करने के लिए दी है, इनकी उचित परवरिश है, मैं एक ट्रस्टी जैसा हूं। तो आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे और भरपूर प्रेम दोगे। उससे एक्सपेक्ट, एक कानी कौड़ी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी आपके बच्चे से, एक बाल बराबर भी उम्मीद रखें, अरे मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, नहीं रखोगे आप। बल्कि उल्टा होगा, आप बीमार पड़ोगे तो बच्चे को बताना भी नहीं चाहोगे कि बच्चा परेशान हो जाएगा, काम छोड़ो। ये है प्रेम। चीखना चिल्लाना, हाय मैं मर गया, बच्चे तू कहाँ है, तेरे को अभी तक होश नहीं है, तेरा बाप मरा पड़ा है, तेरी माँ बीमार पड़ी है, ये भी सुना होगा आपने डायलॉग का। ये भयंकर मोह का शिकार, सीवियर कंडीशन ऑफ अटैचमेंट। ये वाली दोनों चीजें साथ में है। जो प्रेम से पोषित होंगे वो मानवता से प्रेम करेंगे, जो मोह से पोषित होंगे वो केवल अपनी सुख सुविधाओं से प्रेम करेंगे, बस अपने तक सीमित होंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, उन्हें कोई मरता हो मर जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोह ग्रसित है। विभिन्न प्रकार की मोह से ग्रसित माँ बाप थे, बच्चों के अंदर भी वो वायरस चला गया, वो भी मोह ग्रसित है। ना वो किसी समाज के मतलब के, ना वो संसार के मतलब के, ना वो मानवता के मतलब के। और उनके नमूने आज हमारे भारत में आपको दिखाई दे रहे हैं कि वही हैं, बैड परवरिश वाले अंधभक्त, और कोई नहीं है।
उन्हें भारत से मतलब नहीं, भारत की जनता से मतलब नहीं, उन्हें चाटुकारिता से मतलब है, जयकारा लगाने से मतलब है, और घृणा से मतलब है। घृणा करेंगे, एक वर्ग से घृणा करते हैं ऐसे लोग, और घृणा का मतलब देश का बुरा हाल। और प्रेम से पोषित बच्चे कभी घृणा नहीं कर सकते, किसी से घृणा नहीं कर सकते, वो मानवता के प्रेमी होते हैं और भेदभाव नहीं करते। मैं कोई मतलब नहीं किसी चीज से, कौन क्या है, तो देखते हैं मानवता के पैरामीटर से देखते हैं। उनके चश्मा चढ़ा होता है मानवता का, उन पे धर्म असर नहीं करता, उन पे संस्कार असर नहीं करते, उन पे कोई चीज का असर नहीं होता सिवाय प्रेम के। तो ये बात सत्य है। तो हमारा, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसा बनना है। जैसे हम बनेंगे वैसे ही हमारे बच्चे बनेंगे, क्लियर बात ये है। और अभी भी इस रास्ते पे चलते चलते अगर इंसान अभी भी अपने किन्हीं चीजों के मोह में ग्रसित है, तो फिर वो इस ट्रेन में तो नहीं बैठा, फिर वो इस वाली ट्रेन में नहीं है जो उत्क्रांति की ओर ले जाती है। उस ट्रेन का वो यात्री नहीं है, वो ट्रेन नंबर 2 का यात्री है, जो कहाँ जाती है बताना, बताना कहाँ जाएगी वो ट्रेन नंबर 2। 84 की कोई तो बता दो। लास्ट 80 लाख योनि में। हैं? फिर से जीवन चक्र में वैसे ही शामिल हो जाएंगे। 84 लाख योनि में। एग्जैक्टली। और 84 लाख की योनि का मतलब क्या है दूसरे शब्दों में, क्या बोलते हैं हम उसको? नरक ही कहेंगे, हैं? नरक ही है वो, फिर से हाँ, दोजक। में चलेगा। हम्म। दोजक कहा जाता है ना, दोजक की आग में जलने के लिए है वो। अब हमारे कुछ सहजी 11th वर्कशॉप में आने जा रहे हैं। अभी मैंने सूचनाएं नहीं डाली कि बैंक अकाउंट में कहाँ पे पैसे डालने हैं, अभी नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? जानबूझ के नहीं डाली, इस सेशन का इंतजार था मुझे। ये सेशन आएगा, 2 बातें लिखने से भी ज्यादा मैं कहना पसंद करूंगा। आने से पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए कि हम आना क्यों चाहते हैं, क्या वजह है। एक बार प्रश्न जरूर करना, हम आना क्यों चाहते हैं 11th वर्कशॉप, और उत्तर हृदय से आए, माइंड से ना आए, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ आना, आना जिस उद्देश्य से है, तो उसके लिए आपको उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या हम ऐसी चीजें तो नहीं तलाश रहे जिससे हमें कोई सुविधा सुविधा जैसी चीजें हमारे दिमाग में हो। अब जैसे कोई कहे भाई, जैसे हमारे मेरे पास कई फोन आते ही हैं, हमेशा हर बार ही होते हैं कि भी वो हम अकेले नहीं आ पाएंगे, हमारे फैमिली मेंबर आएंगे, तो वो लोकेशन बता दो, वो होटल बता दो, हम उसमें ही टिक जाएंगे, टिका देंगे उन्हें। तो ये वाली चीजें अगर किसी के अंदर है कि भाई हम अपने घर के लोगों को बिल्कुल अपने साथ ही रखें, तो मैं उनसे, मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज ना आए, इसमें बिल्कुल भी नहीं आए। और अगले अगले 6 महीने का इंतजार करें, 6 महीने बाद अगला एक हो सकता है वर्कशॉप हो। क्योंकि क्योंकि अपने अंदर देखें कि क्या प्रॉब्लम है जो हम ऐसा चाहते हैं। हाँ ठीक है, फैमिली मेंबर चाहते हैं कि भाई हम अकेले नहीं भेजेंगे, सुरक्षा के कारण, सुरक्षा की दृष्टि से फैमिली मेंबर नहीं चाहते ऐसा, वो चाहते हैं हमारे सुरक्षा हो। तो उस कंडीशन में फिर हमारी ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हमें तो वही वाले होटल में ही रहना है या होटल के पास वाले में ही रहना है, क्योंकि ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मेरे पास कई लोगों के एसएमएस आ चुके हैं और कुछ लोगों की इंक्वायरी भी आई है कि भाई ऐसे ऐसे कैसे है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जिनके अंदर भी ये है समस्या, वो ना आए, क्योंकि अभी आपके यंत्र इस स्तर के लिए तैयार नहीं है। अगर तैयार होते तो ये सारी बातें नहीं।
क्लियर बता, मैं स्पष्ट बोल, बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी ये बात, लेकिन अपने अंदर झांक के जरूर देखें कि फिर अभी उनकी चेतनाएं इस चीज के लिए तैयार नहीं है, वरना ये वाली बातें आती ही नहीं। अरे भाई, हमको इस तरीके समझना चाहिए कि हम संसार में अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, हम किसी के साथ नहीं। ठीक है, हमारे परिजन हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, इट्स ओके, पर हमारी ये यात्रा अकेले की यात्रा है। परिवार के सदस्य इस यात्रा में शामिल हैं, अच्छी बात है कि भाई वो भी इसी स्तर पे हमारे साथ हैं, इस चेतना के स्तर के साथ हमारे साथ हैं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो फिर आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि बाधा है हमेशा इस बात में। इस प्रकार की सोच नहीं रखनी है हमें कि हमें एक सुविधा वाली सोच रखनी है। अब मुझे भी खुद नहीं पता कि वहां जब जाएंगे वो कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, एकोमोडेशन, कमरे कैसे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, नहीं होंगे। कोशिश तो ये रहती है, जो भी होस्ट होते हैं उनका प्रयास रहता है अच्छे से अच्छी चीजें प्राप्त हो जाए, रीजनेबल रेट में। रेट भी मैं बता रहा हूँ रीजनेबल। अरे अच्छी के लिए तो हम फिर कोई लिमिट नहीं है, धन के लिए कितना भी खर्चा कर सकते हो आप, पर एक जेन्युइन चीज के लिए एक रीजनेबल रेट का प्रयास रहता है, ताकि ऐसे रेट हो जिसमें सभी लोग आसानी से स्पेंड कर सकें। सबकी आर्थिक दशा बिल्कुल एक सी नहीं होती, कोई 50,000 भी खर्च कर सकता है और किसी को 5,000 खर्च करने में भी कठिनाई महसूस हो सकती है। तो सबका ध्यान रखते हुए हमें एक बहुत ही नॉमिनल सा अरेंजमेंट करना पड़ता है, जिससे कम खर्चे में सारा अरेंजमेंट हो जाए। तो अरेंजमेंट कैसा होगा मालूम नहीं, पूर्व के कुछ अनुभव इतने बेकार रहे थे, तो इस कारण से ये सारी बातें कहनी पड़ी। मजबूरी में मुझे हर बारी कहनी पड़ती है, क्योंकि कोई ना कोई मेरे पास किसी ना किसी के इस प्रकार से फोन भी आते हैं, तो मेरे को कहना मजबूरी होती है। इतनी सारी चीजें लिखना नहीं चाहता था, या लिखना नहीं चाहूंगा, या लिख नहीं पाऊंगा इतनी सारी जितनी मैं यहाँ पे बोल दूंगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अपनी चेतना के उत्थान के लिए आ रहे हैं, तो हमारे अंदर किसी प्रकार के यूजलेस अटैचमेंट नहीं होने चाहिए। पहली बात, अगर अटैचमेंट है तो हम इस योग्य ही नहीं है अभी हमारी चेतना, तो हमें अपने आप को समय देना चाहिए, कुछ महीने साल और दे देने चाहिए इस प्रकार के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपको मैं बता दूं, रोज मेरे पास दो तीन चार फोन मैसेज आते हैं कि हमें जूम में शामिल होना है, जूम सेशन में शामिल। और सबको मैं फिर वो 156 वाला लिंक भेजता हूँ, 156 कर लो, आ जाना, क्योंकि इसके बिना तो फिर बात बनेगी नहीं। फिर आप ऐसी ऐसी बातें पूछोगे, बाकी हमारे जूम वाले कहेंगे भाई कौन आ गई है, हमारे तो सेशन का लेवल ही डाउन कर दिया। तो इसलिए भी इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो चैप्टर चल रहे हैं वो चैप्टर उससे नीचे के चैप्टर ना हो, कम से कम उससे आगे के चैप्टर होने चाहिए। और कोई बस इसी शौक शौक में आ जाए कि जूम में शामिल होना है, उसकी चेतना उन्नत हुई नहीं है, तो फिर वो जो पहले लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं और पुराने वाले चैप्टर पढ़ने में बोरियत चढ़ जाती है। अगर आप 10th क्लास में हो और आपको दोबारा आपको 4th या 5th में पहुंचा दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? इसलिए वो सारी चीजें रखी जाती है कि भाई प्रोग्राम अटेंड करना तो अच्छी बात है, लेकिन अटेंड हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमें तो बस अच्छा लग रहा है, हमें जाना है, नहीं। चेतना की स्तर है हमारा या नहीं, हमें तब जाना चाहिए कि हमारी चेतना इस स्तर में मुक्त होनी चाहिए, अटैचमेंट फ्री स्टेटस में होनी चाहिए। वरना जूम सेशन है ना, ये वो वहां पे भी तो वही मटेरियल होने वाला है, जो यहाँ पे चलता है वो ही वहां पे चलेगा। जूम सेशन का एक्सटेंशन ही तो है वो। तो इस बात का भी कोई बुरा ना माने। मुझे नहीं पता वहां कैसी सुविधाएं होंगी नहीं होंगी, जैसे कि उसमें मैसेज में लिखा है एक कमरे में 3 लोगों की ठहरने की व्यवस्था है, तो इस कारण से थोड़ा सा रीजनेबल रेट होगा, वरना तो फिर हम कहेंगे ठीक है,
15,000 रुपये खर्च होंगे, 20,000 खर्च होंगे, तो वो चीज फिर अच्छी नहीं है। सबके लिए संभाव होना चाहिए ना, किसी के अंदर ये इन्फिनिटी और सुपीरियरिटी का चक्कर ना आ जाए। अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है भैया, जिसको जो कमरा लेना है अपने हिसाब से ले लो, तो यहाँ पे फिर वो बीमारी शुरू हो जाएगी, वीआईपी कल्चर। वो हम नहीं चाहते कहीं से कहीं तक। हमारे जैसे संस्थाधारियों ने वीआईपी कल्चर बना रखा है ना, कि वीआईपी लोग तो वहां रुकेंगे और बाकी भेड़ बकरियां यहाँ रुकेंगी कैंपों में। आई एम सॉरी जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है ये। हम लोगों को ऐसा लगता था हम तो भेड़ बकरी जैसे हैं। बाई चॉइस मैं हमेशा कैंपस में रहना पसंद किया, टेंट्स में या कहीं भी। लेकिन लोग ऐसे देखते हैं, टेंट में रहते हो, अच्छा हम तो एसी कमरे में हैं, अच्छा भाई ठीक है रह लो। तो ऐसे वाला कल्चर फिर यहाँ नहीं आने देगा भाई। जो चाहे बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाला है वो भी उसी में रहेगा, और जो लोअर स्थिति वाला है आर्थिक रूप से वो भी एक ही समान थे, समान खाना मिलेगा, समान कमरे मिलेंगे, सब कुछ। तो ये मैं क्षमा चाहूंगा अगर आप लोगों को हो सकता है आपकी सुविधाओं में थोड़ी सी कमी सी महसूस हो, तो इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। और अगर किसी को लग भी रहा है ना कि ये ठीक नहीं रहेगा, तो भैया मैं तो साफ कहता हूँ, मत आना प्लीज। अगर ये वाली फीलिंग लेके आओगे कि भाई कमरा पता नहीं कैसे मिलेगा, रह पाएंगे नहीं, तो मत आओ प्लीज। कोई भी आने की सोचो ही मत। थोड़ा मुंह फट तो नहीं लग रहा मैं ऐसी बातें कह के? देखो, आ रही है क्या मुंह फटने वाली बात है प्राची? नहीं भैया नहीं, और सुविधाएं नहीं कुछ भैया। नहीं होती है भैया, है सुविधाएं कुछ नहीं होती है। तो जहाँ मैं हम कहता हूँ आपस में हमारे प्यार सही में में रहते करिए, हैं लड़ाई भी करिए वही पहले। अरे सुविधा तो है। मैं कोई बिजनेस अब कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ आपसे पैसे लेके, जो आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? नहीं यार, जो कोई नु सोचे है आखा में घर जैसी सुविधा मिले बाहर जाके भी, फिर तो फिर तो वहां जाना ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, कहीं नीचे भी अगर तुम्हें जाना ही है यार, इतना तुम्हें कुछ करना है, तो चाहे नीचे सोना पड़ो तो उसे भी नु हाँ समझो बिल्कुल। बेड पे सो रहे। हमारे बिल्कुल तो ठीक। एक सहजी ऐसे नाराज हुए। हमने, बुजुर्ग थे कुछ सहजी, बुजुर्ग थे, तो हमने कहा भाई ऐसा कमरा दे दो इन्हें, ऊपर ना चढ़। हमने तो बुजुर्गों के ध्यान से उनसे नहीं चलाया। वो तो ऐसे बिदक गए, हमने तो इतने पैसे खर्च किए। मैं कहा भाई बस हो गया काम। वो तो और जाना बेजाना उनके एक हो जा जो सारे ऐसे पैसे, करे। जो जो एक एक रुपया काउंट करा उसमें 3-4 बच गए। हमारे कुछ बहनों को भी ध्यान होगा, हिसाब करने में कहीं ऐसा ना हो कि वो यूं कहते हैं हमारे ऊपर 1 रुपया जो है फालतू रख लिया हमने। क्या भाई तुम अपनी सुविधाएं लो। और वो ऐसे हुए, उसके बाद फिर मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया था, भैया आप पैसे भेज दो ना, तो वापस होंगे पैसे, क्योंकि हम पैसे दे चुके होटल वालों को, हम वापस उनसे कैसे लेके दें आपको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसी सुविधाएं होंगी वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। जो एडजस्टमेंट किया है उस हिसाब से। नहीं नहीं, हम एक कमरे में ही सारे सो जाएंगे, ऐसी हालत थी। और पति पत्नी वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा खतरनाक था। वो हस्बैंड वाइफ और बच्चे वे सब एक ही जगह रहेंगे। अब वो व्यवस्था अलग तरीके से थी, वो एकोमोडेशन के हिसाब से थी। तो इतना नाराज हुए, इतना, उन्होंने कहा भाई अब तो करना पड़ेगा। तो वो जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं के कारण में सारी बातें वो। क्योंकि पहली बात तो हम जिस पर्पज से जा रहे हैं हमें वो सबसे पहले ऊपर रखना चाहिए, कि अपनी चेतना की उन्नति के लिए जा रहे हैं। नंबर 2, अगर हमारा ये कंसिडरेशन है सुविधाएं वुविधाएं ये वो, हम इसके साथ रहेंगे उसके साथ रहेंगे, तो फिर वो कहानी खराब हो जाएगी। और मेरा तो यही कहना है कि अगर ये आपके अंदर चलता है किसी के अंदर, तो अभी इस सेशंस को अटेंड करने की योग्यता नहीं आई है अभी अंदर, एलिजिबिलिटी नहीं। तो इसलिए ना आए ऐसे लोग, या कोई आने की सोच भी रहे हो कभी, मेरी बात सुनकर अच्छा है वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें, क्योंकि उन्हें भी निराशा होगी। और उनके कारण जो बाकी जगह बाकी लोग परेशान होंगे, तो उनको भी तकलीफ होगी। तो फिर ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम किसी के भी घर के सदस्य को एंटरटेन नहीं करने जा रहे हैं, पहली बात। हाँ, वो घर का सदस्य आपके साथ इसी उसमें जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो घर के सदस्य का मैटर नहीं रह गया, फिर तो वो एनलाइटनिंग सोल है ना।
जो इवॉल्व होना चाहते हैं, उसमें चाहे पति पत्नी हो, बच्चा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खाली ऐसा है कि भाई घर का सदस्य है इसलिए साथ में एंटरटेन कराएंगे, हम किसी घर के सदस्य को एंटरटेन नहीं करने जाते। और मेहरबानी करके एक रिक्वेस्ट हो रहा है, मिलवाना भी मत। पहले पिछले साल, पिछले पिछले वाले सेशन में किसी ने मिलवा दिया, वो बेचारा वो सहज ही गायब हो गया वहां से। वो घर वाले उसके जो है उसे घसीट के ले गए सहज में से, डंडा मार के। तो भाई ये भी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ एनर्जी फील्ड ऐसा काम कर देती है, फिर उनकी स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो सहजी एक घर के लोग सहज में नहीं है, वो सहज को एक अलग दृष्टि से देखते हैं और सहजियों को अलग दृष्टि से देखते हैं। उनका देखने का नजरिया सकारात्मक नहीं होता, तो उस सहजी के लिए भी मुसीबत हो जाती है खड़ी, और बाकियों के लिए। ये बात क्लियर है। ठीक है, फिर जसलीन, हाँ जी। समाप्त होने में 2 मिनट रह गए। अभी एंड है, लास्ट सेशन। ओके। किसी को मेरी बातों का बुरा माने या ना माने, आपकी मर्जी है। मानोगे तो बहुत बड़ा बढ़िया हो जाएगा, और नहीं मान रहे हो तो अच्छा है ही। क्योंकि बुरा मान के दिल पे चोट लगती है। जब दिल पे चोट लगती है, इंसान चिंतन की तरफ जाता है, और जब चिंतन की तरफ जाता है तो फिर वो सत्य उसके सामने उजागर हो जाता है। बहुत से सहजी बड़े खुश होकर मिलवाते हैं, ये हमने यहाँ आनंद लिया, ये। अब वो हमें ऐसे दृष्टि से देखता है, शत्रु, उन्हें मेरे घर के सदस्य को हमसे दूर कर दिया, वो मुझे ऐसी दृष्टि से देखता है। तो सोचिए जरा, अक्सर ऐसा होता है कि अंदर मजबूरी है, पत्नी ने या पति ने कह दिया भैया जाना है तो जाना है, पर उनको ये खुंदक आ गई है कि भैया किसके कारण ऐसा हो रहा है, पहले उसे ही लाइन पे लगाओ। ऐसा मैंने बहुत सारी चीजें देख ली। मैं खाली अपने लिए नहीं कह रहा, और भी बहुत से लोगों को देखा जो खुशी खुशी सेंटर ले गए, अपने घर के लोगों को सेंटर ले गए। अब उसके बाद उन्होंने जो क्लास लगाई है उनकी, सेंटर से वापस आने के बाद जो बैंड बजाया घर में सदस्य का, मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण है। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उन्हें समझ नहीं आती ना भाई। उनका एक एक लाइफ है, स्टाइल है, एक सेटअप है, एक एक अटैचमेंट्स है। आप लोगों के अटैचमेंट खत्म हो रहे हैं तो उनके लिए तो खतरे की घंटी बज गई, ये तो डिटैच हो गए, हमारा क्या होगा। हालांकि आप घर छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन उन्हें तो टेंशन हो जाती है। ये है समस्या। वो कहेंगे अब ये हमारे कहने में नहीं रहेंगे, सबसे बड़ी घातक चीज ये है। तो मैं तो उनकी सबकी हिट लिस्ट में आ जाता हूँ तुरंत, इसलिए भी मैं मिलना नहीं चाहती। ये किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, प्लीज इस बात का भी खास ख्याल रखें। अगर आप मिलवाना चाहते हैं ना, तो पहले आप उन्हें श्रीमाता के चरणों में लाइए, उन्हें रमाइए। वीडियोस है, अगर उन्हें अच्छे लग रहे हैं तो फिर मिल लेंगे बाद में। पिछले वालों को क्योंकि तो ये भी एक खतरनाक स्थिति है। पिछले वालों को तो वीडियो भी सही लग रहे थे। हाँ, देखो क्या हाल हुआ। इसलिए कोई फिर पता मेरी उन्होंने इतनी जान खाई, कितने बार फोन किए, हमारा ये हटा दो,